हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। आशा करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम हाजिर हैं एक और मजेदार टॉपिक के साथ। बहुत सारे बच्चों के भर भर के कमेंट्स आ रहे थे कि सर व्याकरण की एक और वीडियो लाई जाए। तो भैया एक ही नहीं, बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में 100% एकदम फिक्स वाले होते हैं। क्योंकि भैया व्याकरण में हमने पहले भी आपको बताया कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो 100% आपको नंबर देकर के जाते हैं। ठीक, कि आप इन्हीं को पढ़ लो, 100% आएगा। तो ऐसे ही 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को आज हम कवर करेंगे जो आपको 36 नंबर देकर जाएंगे। भैया अगर 6 टॉपिक को पढ़ने से 36 नंबर क्लियर हो जाते हैं तो हमारे लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक को। ठीक है, क्योंकि इसमें भैया सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस उतना ही ज्यादा भैया आपका ये टॉपिक अच्छे से तैयार होगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले लोकोक्ति और मुहावरे से। और इनमें भैया हमने बताया ना बच्चों, आपके सारे जो ये उदाहरण होते हैं भाई रिपीट होते हैं। ठीक, और इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं, 100 में 100% की गारंटी ले रहे हैं भैया। अगर पेपर में बाहर आ जाए तब कहना। ठीक है, चलिए इसीलिए यहां लिख दिया है। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न है कि उल्टी गंगा बहाना। भाई लोकोक्ति और मुहावरा क्या होता है? जो हमारे दादा बाबा नाना नानी गांव के बुजुर्ग बोलते हैं ना, वही लोकोक्ति कहावत मुहावरा है। जिससे कहते हैं ना, सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, गुड़ खाए गुलगुला से परहेज। ठीक है, ऐसी बातें बोलते हैं ना वो चीज, तो वही चीज है। तो पहला है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाने का मतलब क्या है भाई? जो पेपर में प्रश्न आएगा बोलेगा कि निम्न में से भाई 4 दे देगा कि किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करो। तो जैसे अर्थ क्या होगा सबसे पहले जानना जरूरी है अर्थ। तो भैया इसका अर्थ क्या? उल्टी गंगा बहाने का मतलब है तो विपरीत कार्य या परंपरा के विपरीत। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे कि विपरीत कार्य, या फिर हम यूं कह सकते हैं विपरीत कार्य करना, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि परंपरा के विपरीत, यानी जो सदियों से चला आ रहा है, यानी जो चल रहा है उसके विपरीत कोई काम कर दे तो वो होता है उल्टी गंगा बहाना। अगर इसी का वाक्य प्रयोग आपको करना है, मान लेते हैं भैया अगर आपसे बोला जाए कि वाक्य प्रयोग, क्योंकि वाक्य प्रयोग वहां तो करना पड़ेगा। हम एक दो में बता दे रहे हैं बच्चों, आपको एक दो में अच्छे से बता दे रहे हैं कि कैसे करना है, बाकी में सब आप ही करिएगा। तो जैसे भाई कोई व्यक्ति है लाइक दैट, जैसे एक कंजूस सेठ है, बहुत बड़ा मक्खी चूस कंजूस है, और वो दान करने लगे। ठीक है, गरीबों को दान करने लगे। तो भाई ये तो क्या है? उल्टी गंगा बहेगी, गंगा उल्टी बहेगी, क्योंकि वो जो खुद एकदम कंजूस है, कभी 1 रुपए किसी को दान नहीं किया, अगर वो गरीबों में दान करने लगे तो भैया इसका मतलब उल्टी गंगा बह रही है। तो यहां पर जैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे कि एक कंजूस सेठ को गरीबों में, ठीक है दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एक कंजूस सेठ को गरीबों में दान करते दान देख दान करते देख रमेश ने कहा, रमेश ने रमेश ने कहा आज तो उल्टी गंगा बह रही है। ठीक है, आज तो उल्टी गंगा बह रही है। तो इस तरीके से भैया आप क्या कह सकते हैं, आज इस तरीके से आप एक वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। या फिर जैसे भाई मान लेते हैं कोई बहुत बड़े आदमी, शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, कोई भी है, ठीक है ना, हम पर्सनल किसी की लाइफ पर नहीं जा रहे हैं, याद रखना। ठीक है, नहीं बुरा मान है कोई। तो जैसे शर्मा जी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है, जो खुद कोई मतलब ऐसा घर का नहीं काम करते, और वो खुद अपने घर में पोछा लगाने लगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? उल्टी गंगा बहाने का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे, बहुत का मतलब सैकड़ों हैं, हजारों हैं, चाहे जितने उदाहरण आप लिखिए। वाक्य प्रयोग हो गया बबुआ। आगे देखते हैं, काला अक्षर भैंस बराबर।
भाई ये भी बोलते हैं ना, गांव में आपने सुना होगा, कहते काला अक्षर भैंस बना बराबर, बोलते हैं ना भाई, उसको काहे समझा रहे हो, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। तो काला अक्षर भैंस बराबर का मतलब है अनपढ़ होना, अनपढ़ यानी पढ़ा लिखा ना होना, अनपढ़ होना। ठीक है, तो इसका भाई वाक्य प्रयोग में लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि भाई जैसे यहां पर भाई आप लिख सकते हैं कि रमेश एक पढ़े लिखे व्यक्ति, मतलब रमेश एक अनपढ़ आदमी को कुछ समझा रहा था, तभी दिनेश ने कहा कि उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। तो भाई आप कुछ भी कर दीजिए, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो वाक्य प्रयोग करिएगा भाई, आपके सामने चार होंगे, आप एक ही करिएगा, हम तो सबके करवाएंगे, बहुत सारे उदाहरण भी करवाएंगे, इतना ही नहीं आगे और भी। अगला है कि अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, इसका क्या अर्थ होगा? अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना का मतलब है भैया कि खुद की बड़ाई स्वयं करना। ठीक है, बोलते हैं ना कि भैया अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, कि मतलब खुद की बड़ाई या तारीफ स्वयं करना। ठीक है, खुद की तारीफ या खुद की बड़ाई स्वयं करना, यह हो जाता है अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। ठीक, आई बात समझ में? चलिए, अर्थ बहुत ज्यादा जरूरी, जैसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं कि रमेश ने एक पेंटिंग क्या बना ली, वो तो अपनी बड़ाई खुद करने लगा, यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने लगा। ठीक, ऐसा भी कुछ भी लिख सकते हो भैया। अगला है अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ क्या होगा भैया? अंधों में काना राजा का मतलब, ठीक है, अनपढ़ में थोड़ा पढ़ा लिखा। ठीक, अनपढ़ में थोड़ा पढ़ा लिखा, यानी अज्ञानियों में ज्ञानी, वही वाली बात, अनपढ़ में थोड़ा पढ़ा लिखा। जैसे कि भाई यहां पे देखो, ये जैसे सुरेश सुरेश शहर से थोड़ा पढ़कर गांव में आया, तो वो अंधों में काना राजा कहलाने लगा। यानी वो सुरेश है या रमेश है, दिनेश है, कुछ भी लिख दो, कि शहर से थोड़ा पढ़कर गांव में आया और लोगों को ऐसे, मतलब ऐसी बातें करने लगा जैसे वो अंधों में क्या है, काना राजा हो। ठीक है, तो ये बड़े आसान होते हैं भैया, इनसे आसान कुछ भी नहीं होता, बहुत मजेदार होते हैं। तो इसको नोट कर लो भाई, काम की चीज है। नोट करते चलना, क्योंकि बच्चों इसको हम छांट छांट कर जो इंपॉर्टेंट है आते हैं, क्योंकि वैसे तो बहुत है जो लगातार आते हैं, इसीलिए इनको हमने अलग से अच्छे से यहां पर लिखा है। चलिए और भी देखते हैं। अगला है कि आंख का तारा होना, आंख का तारा होना का मतलब क्या है भैया? इसका क्या अर्थ होगा? आंख का तारा होना मतलब अत्यधिक प्रिय, क्या है? अत्यधिक प्रिय, अत्यधिक प्रिय होना। अब रही बात भाई वाक्य प्रयोग की, तो वाक्य प्रयोग में आप क्या लिखिएगा? वाक्य प्रयोग में लिखिएगा भाई, हम बोल रहे हैं ना, सुनिएगा, वाक्य प्रयोग में लिखेंगे कि हाँ भाई, जैसे क्या कहते हैं, श्रवण कुमार को ही ले लो, श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए क्या थे? मतलब आंखों का तारा थे। ठीक है, या फिर मतलब आंखों के, यानी श्रवण कुमार अपने माता पिता के लिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि उनके मतलब श्रवण कुमार के आंखों का तारा, अरे क्या बोल रहे हैं, हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, दिमागवा हमारा का है खराब हो गया है। ठीक है, यानी क्या है, जैसे लिख सकते हैं दिनेश अपने माता पिता के लिए आंखों का तारा है, बस। ठीक, या श्रवण अपने माता पिता के लिए आंखों के तारा है। ठीक, बस ऐसा हो गया भैया, अत्यधिक प्रिय होना। ठीक है, या जैसे आप हमारे लिए आंखों के तारे हैं। ठीक है, आप तो हमारे जिगर हैं, दिल है, धड़कन है, जान है। ठीक, आंखों का तारा क्या चीज है, ये तो छोटी बात है। चलिए अब अगला है भैया कि गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, इसका क्या अर्थ होगा बबुआ? गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब देखिए, एक तो गुड़ खाए,
ठीक है। और गुलगुले से परहेज, तो भैया गुलगुला बनता कैसे है, गुड़ डाला जाता है, ठीक। तो भाई कोई आदमी गुड़ खा रहा है लेकिन गुलगुला से परहेज कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई कोई चीज, जैसे हम ये लिखेंगे, इसका अर्थ ये है कि देखिए गुड़ खाए गुलगुले से परहेज, यानी दिखावटी परहेज इसको लिख सकते हैं। दिखावटी परहेज, जैसे भाई लिख देंगे कि सुधा, या फिर अभी तक लड़कों का ही नाम चल रहा था, एक एग्जांपल ले लेते, जैसे सुधा। इस सुधा क्या है, प्याज से, मतलब जैसे क्या है, प्याज तो नहीं खाती लेकिन प्याज से बनी पकौड़ी बड़े ही चाव से खाती है, यानी प्रेम से खाती है। तो भैया हो गया ना वही चीज, गुड़ खाए लेकिन गुलगुले से परहेज, यानी प्याज नहीं खाती है लेकिन प्याज से बनी हुई पकौड़ियां बड़े प्यार से खाती है, तो हो गया वही चीज दिखावटी परहेज। भाई बस दिखावटी परहेज है, बाकी और कुछ नहीं। आगे चलते हैं कि ईद का चांद होना, इसका अर्थ क्या होगा। भाई ये सब बचपन में आपने बहुत पढ़ा है। ईद का चांद होना कि बहुत दिन बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ठीक है, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अब देखिए इसका मतलब क्या है भाई, आप लिख सकते हो ना कि जैसे कि महेश, महेश जैसे राम से 5 साल के बाद मिला और मिलते ही कहा भाई तुम तो ईद के चांद हो गए हो। भाई जब बहुत दिनों बाद दिखाई देना, जैसे आप ही भाई सब बोलते हो ना, जब आप किसी ऐसे दोस्त से मिलते हो जो बहुत दिन, साल 6 महीने या 2 साल बाद मिले, 3 साल बाद, तो आप यही बोलो यार तुम तो ईद के चांद हो गए हो, गुलर का फूल हो गए हो, कहते हो ना। वही चीज है बहुत दिनों बाद दिखाई देना या बहुत दिनों बाद मिलना, ऐसे भी कह सकते हैं। चलिए अगला है हाथ पीले करना, इसका क्या अर्थ होगा। भाई ये तो बखूबी आपने कई बार देखा है। हाथ पीले करने का क्या मतलब है, तो हाथ पीले करने का मतलब है भैया विवाह करना, विवाह करना, ठीक है, हाथ पीले करना। जैसे यहां पर लिखेंगे रामलाल ने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए, ठीक है भैया, हो गया हाथ पीला करना यानी विवाह करना, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इसका क्या अर्थ है। नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा भैया, इसका मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, दोषारोपण करना या दूसरे पर दोष निकालना, दूसरे पर दोष निकालना, दूसरे पर दोष निकालना, ठीक है। दोषारोपण करना मतलब वही चीज, दूसरे पर दोष निकालना। जैसे भाई कह रहा नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, भाई नाचना तो नहीं आ रहा है, बोल दिया आंगन वही टेढ़ा है, तो इसका मतलब यही चीज है। जैसे एक पेंटर से, या फिर कहेंगे कि जैसे बोल सकते हैं कुछ भी कह ले कि भैया कि उमा से एक पेंटिंग खराब हो गई तो उसने कहा कि पेंट ही खराब है, ठीक, यानी पेंटिंग खराब हो गई, वो पेंटिंग के बारे में वो कह रही, जब पेंटिंग खराब हो रही तो पेंटिंग को, अपनी कलाकारी को नहीं, जबकि कह रही कि पेंट ही खराब है। तो यानी वही चीज है ना कि नाच ना आवे अगनवा टेढ़ा, भाई नाचना तो नहीं आ रहा है और बोल दो कि अगनवा टेढ़ है इसीलिए नाचना नहीं आ रहा है, तो साफ साफ पता चल रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखिएगा बबुआ कि अधजल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका क्या अर्थ होगा। अधजल गगरी छलकत जाए, तो इसका क्या अर्थ होगा बबुआ, ये आपको बताना है। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब ये हो जाएगा ऊपरी दिखावा। क्या हो जाएगा भैया, ऊपरी दिखावा, ऊपरी दिखावा। नाम ही है अधजल, यानी आधा पानी भरा हुआ है और छलकत जाए, वो छलक, तो इसका मतलब यही है कि भाई वो ऊपरी दिखावा है बस, यानी ऐसा लग रहा है कि पूरा भरा हुआ है, ठीक है, कि अधजल गगरी छलकत जाए ऊपरी
दिखावा। जैसे क्या है कि रमेश के पास मतलब रमेश के पास क्या है, कुछ पैसे नहीं है, लेकिन वो गांव में ऐसे हल्ला मारते फिरता है जैसे वो क्या है, लखपति हो। ठीक है, तो यही चीज है कि ऊपरी दिखावा। ठीक है, मतलब अंदर से कुछ और है भैया, ऊपर से कुछ और है, वो चीज होता है ऊपरी दिखावा। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है बच्चों, अर्थ लिखना। वाक्य प्रयोग तो कुछ भी आप बना सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी अर्थ है। नोट कर लो बबुआ। हो गया ना, आगे चलते हैं। अब आ जाएंगे भैया अपठित गद्यांश में। अपठित जो गद्यांश होता है ना, ये प्यारे बच्चों कितने नंबर का, 5 नंबर का, और 100 में 100% है, फिक्स वाला टॉपिक है भैया। आपको 5 नंबर 100% मिलना है। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा पानी पी लें भाई। हाँ चलिए देखते हैं, देखिएगा क्या कह रहा है, समझते हैं। देखिए इसमें कहेगा कि दिए गए अपठित गद्यांश या पद्यांश, भाई हो सकता है पद्यांश भी रहे, यानी कविता की तरह, कोई जरूरी नहीं, और ये कहां से आएगा कोई नहीं जानता इसको। ठीक है, तो यहां पर आपको बोला जाएगा कि इसको ध्यान पूर्वक पढ़िए, और उससे संबंधित दिए गए नीचे 3 प्रश्न रहेगा, उस प्रश्नों का उत्तर लिखना होगा इसी में से ढूंढ के। जैसे यहां एक दिया गया है कि पहले मैं आपको अपनी सबसे बड़ी विशेषता बताता चलूं कि मेरी 3 गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। इसलिए समझदार लोग मेरा अर्जन करने के बाद भी खोलकर मुझे दान करते हैं। दान करने में असमर्थ लोग मेरा जी भरकर उपभोग करते हैं। जो लोग ना मेरा दान करते हैं ना भोग कर, उनके पास मैं अधिक दिनों तक नहीं रह पाता। ठीक, या तो चोर, डाकू या फिर आयकर, ठीक है, अधिकारी मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालते हैं। मेरी कमी यदि कई प्रकार की समस्याओं का कारण बनती है तो मेरी अधिकता भी कम नुकसानदायक नहीं होती। इसलिए मेरे प्रयोग में मनुष्य को सावधानी बरतनी चाहिए। देखिए बड़ा ही प्यारा सा एक आपका पद्यांश दिया गया है। अब नीचे प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश के वक्ता का नाम लिखिए। ये जो वक्ता है ना भैया, ये जो बोल रहा है इसका नाम लिखिए। अब भाई इतने में समझ ही गए होंगे कि भाई चोर, डाकू और आयकर अधिकारी यानी इनकम टैक्स जो अधिकारी होंगे, अगर इनको खोज रहे तो ऐसी कौन सी चीज है भाई, चोर, डाकू और इनकम टैक्स वाले किसे ढूंढते हैं, पैसा, मनी, धन। ठीक है ना, धन। तो भाई क्योंकि धन का ही दान करते हैं, उसका भोग करते हैं ना, वही क्या है हमारा कारण भी, विनाश का कारण भी बन सकता है। क्योंकि यहां पर कहा नहीं है कि भाई कमी होती है तब भी व्यक्ति क्या है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं में आ जाएगा। अधिकता के कारण भी मनुष्य क्या है, मनुष्य का नुकसान होता है। तो इसका मतलब क्या है, धन, सीधा सा। ठीक, एकदम चुटकियों में हो गया। अगला, वक्ता की कौन कौन सी गतियां हैं, तो भाई मेरी 3 गतियां हैं, कौन कौन, दान, भोग और नाश। तो यहां पर कौन कौन सी, दान, भोग और नाश। बट ऐसे शॉर्ट में आप नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वक्ता की 3 गतियां दान, भोग और नाश हैं। चलिए आगे देखते हैं, वक्ता की अधिकता से दान या भोग न करने पर क्या परिणाम होता है। तो भैया कह रहा है कि वक्ता की अधिकता से दान और भोग ना करने पर, देखिए कहां पर लिखा है भैया, वक्ता की अधिकता से कह रहा है दान या भोग ना करने पर क्या परिणाम होता है। तो यहां पर लिखा है दान करने में असमर्थ लोग जी भर कर, जो लोग ना दान करते हैं और ना भोग करते हैं उसके पास में अधिक दिनों तक नहीं रह पाता। तो यहां पर लिखेंगे कि उनके पास, तो वही चीज है वक्ता की, यानी वक्ता की अधिकता से दान या भोग ना करने पर क्या परिणाम होता है, तो उनके पास वक्ता यानी धन
के पास धन अधिक दिनों तक नहीं रहता, अधिक दिनों तक नहीं रहता, इसलिए दान वगैरह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है भाई, अगर पैसा है तो, भाई नहीं है, खुद पता चले कंगाल हो, काहे का दान करोगे, है ना, तब तो अपनी ही जरूरतें पूरी करोगे, लेकिन जिनके पास पैसा है, दान करने लायक है, करना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया, इस तरीके से आपका अपठित गद्यांश वाला प्रश्न आएगा। आई बात समझ में? चलिए भैया आगे चलते हैं। तो ये कहीं से भी आ सकता है, इसके बारे में मत सोचना, अपठित है यानी इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ यही आएगा फिक्स है, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए शब्द युग्म जो आएगा, ये पूरे व्याकरण के पोर्शन है, आपका पूरा मिला मिलाया होता है। ठीक है, ये शब्द युग्म यानी शब्दों में सूक्ष्म अंतर, इसमें थोड़ा अंतर होगा, वही आपको ढूंढना है। जैसे उभय अभय का सही शब्द युग्म बताना है, कि उभय और अभय का सही शब्द युग्म, विकल्प है निडर और दोनों, इसको तो हम शायद इसके पहले 8 से 10 बार करवा चुके हैं। निडर और दोनों, भय रहित और निडर, निर्भय और कायर, तो आभायुक्त और अन्य। तो उभय, उभय का मतलब कॉमन होता है दोनों, और अभय मतलब भय रहित यानी बिना डर के, तो दोनों। और भाई ऐसा देखिए, निडर, उभय का मतलब दोनों, इस वाले उभय का मतलब क्या होता है भैया, ये उभय का मतलब होता है दोनों, और ये अभय का मतलब निडर। ठीक है, तो ऐसा है कहीं, कहीं ऑप्शन वही नहीं है। एक मिनट भैया, तो एक ए बी सी, ये तो मान लो डी है। एक मिनट बबुआ, इसमें एक अलग ऑप्शन देना होगा, एक अलग ऑप्शन देना होगा, दोनों और निडर, यही सही, ये सही होगा, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया भैया। ठीक है, ये सही होगा बच्चों, याद रखना। ठीक, कभी कभार हो जाता है, याद रखना ये वाला। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर कहेंगे, बहुत ज्यादा पूछा गया है ये वाला। अगला देखते हैं, अपेक्षा उपेक्षा, इसमें कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। ठीक, तुला और निरादर, तुलना और बुराई, तुलना में और अवहेलना, चाह और बुराई। अपेक्षा मतलब की तुलना में या तुलना में, उपेक्षा का मतलब अवहेलना, निरादर। तो भैया तुलना में और अवहेलना कहां पे है, ये है तुलना में और अवहेलना। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके के भी आपके क्वेश्चन भाई होते हैं इसमें। चलिए भैया आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है बच्चों, अगला है, कह रहा है अंबुद और अंबुज। तो अंबुद और अंबुज मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना, बिल्कुल इग्नोर मत करना भैया। अंबुद अंबुज कौन सा सही होगा शब्द युग में, तो दिया है जल दान और जल जीव, बादल और जल, बादल और कमल, बादल और मछली। तो भैया अंबुद का मतलब होता है बादल, क्या होता है, बादल। और इस वाले अंबुज का मतलब कमल, क्या होता है, कमल। तो इसमें कौन सा सही, बादल और कमल, ऑप्शन सी, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले में। अगला दिया है स्वर्ण और सवर्ण, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्ण और सवर्ण, इसका सही विकल्प बताना है कौन सा होगा। विकल्प है सोना और अच्छा, दूसरा है सुंदर और सोना, तीसरा है सोना और चांदी, चौथा है सोना और उच्च जाति। तो भैया कौन सा, स्वर्ण का मतलब सोना, तो सोना तो भैया इन तीन में है। अब आगे आता है सवर्ण, सवर्ण का मतलब होता है उच्च जाति, तो सोना और उच्च जाति यही वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो ये आपका हो गया शब्द युग्म। अब आता है अनेकार्थी। अनेकार्थी को याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है भैया, और ये भी आपका भाई इंपॉर्टेंट है, और 100 में 100% जितना आज बताएंगे हम आपसे गारंटी के साथ करें भैया, ये 100% बाहर का इससे नहीं आएगा, इतना जरूर याद रखना। हर एक स्टूडेंट इसका पूरा नंबर लेकर के भाई बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक, क्योंकि इसके बाहर के हमने बताया ना, संभावना खत्म है,
एक दो और सीरीज करवा देंगे एकदम से खत्म। ठीक है, आपके सामने वहां एग्जाम में 3 से 4 दिया रहेगा, कहेगा किसी एक के 2 अर्थ लिखिए, किसी एक के 2 अर्थ लिखना है, दो यानी अनेकार्थी। ठीक, चलिए पहला है काल। काल का भाई अनेकार्थी क्या होता है? तो देखिए काल का मतलब होता है भैया, काल का मतलब होता है, एक तो होता है प्यारे बच्चों, देखिए काल का मतलब होता है समय, और एक काल का मतलब होता है क्या कहते हैं, यमराज। ठीक, एक काल का मतलब समय, एक काल का मतलब यमराज, और भी है बट उतना याद नहीं, बट बोलेगा दो, दो से कम नहीं होने चाहिए बस। अगला अंबर। अंबर के अनेकार्थी क्या होंगे भैया? तो अंबर का मतलब एक तो होता है भैया वस्त्र, और एक अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश। वस्त्र और आकाश हो जाता है। ठीक है, वस्त्र और आकाश हो जाता है। नेक्स्ट है भैया पतंग। तो पतंग का होता है भैया पक्षी। दूसरा पतंग की बात कर लें तो पतंग का होता है सूर्य। ठीक है, एक हो जाता है पक्षी, एक होता है सूर्य। ठीक है, चलिए इतना और भी है, लेकिन यही याद आ रहा है ना, हमने बताया ना दो दो ही लिखने हैं, तो दो ऐसे याद करो कि जो एकदम बढ़िया से याद रहे। अगला है बाण। तो बाण का अनेकार्थी क्या होता है? बाण एक होता है भैया तीर, और एक होता है तट यानी किनारा। तीर और किनारा। ठीक, नेक्स्ट मित्र। भाई मित्र का क्या होता है अनेकार्थी? मित्र का एक तो होता है सखा यानी दोस्त, और एक मित्र का सूर्य भी होता है। ठीक है, तो ये हो जाता है। चलिए पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, और भी आगे हैं, पहले इसको देख लीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं भैया। चलिए आगे देखते हैं, अगला है हार। हार का मतलब क्या होता है? हार एक तो हार होता है जो पराजय। ठीक, एक होता है हार का मतलब पराजय, पराजय। ठीक, और दूसरा है यानी हार यानी पुष्प की माला या पुष्पमाला। ठीक है, पुष्पमाला यानी फूलों की माला कह सकते हैं, ये हार हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा हार। दूसरा है भैया अगला, यानी सातवां वैसे देखें तो मधु। मधु का मतलब होता है भैया शहद, और मधु का मतलब होता है शराब। क्या होता है भैया? शराब। ठीक, और एक मधु का मतलब पराग भी होता है, परागकण। ठीक है, और मधु यानी बसंत भी होता है, बट इतना ही रखो बहुत है। ठीक, आपको तो बोलेगा दो ही लिखना है, तीन की जरूरत नहीं है, हम तो बताया ना जिसमें याद है लिख दे रहे हैं। अगला है वर। देखिए वर का मतलब क्या होता है? एक वर का मतलब होता है भैया श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। ठीक है, जो बड़ा हो, श्रेष्ठ। अगला है वर। वर का मतलब अगला जो है वरदान, वरदान। ठीक है, जो, और इसके अलावा जो होता है वर का मतलब होता है दूल्हा। बोलते ना कन्या को बुलाओ वर को बुलाओ, वही चीज है दूल्हा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पर देखते हैं अली। अली का मतलब होता है भैया, एक होता है भंवरा, और दूसरा अली के मतलब होता है सखी। अली का मतलब सखी, और एक अली का मतलब होता है भैया बिच्छू, बिच्छू। तो ये सब अली के अनेकार्थी हो जाएंगे। किसके भैया? अली के अनेकार्थी हो जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, चपला। चपला में भैया चपला को एक बोलेंगे चंचला, या ऐसे कह सकते हैं चंचल स्त्री, चंचल
स्त्री, और एक चपला का मतलब होता है बिजली। ठीक है, याद रखना। और इतना जरूर कहेंगे, सब बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक भी मतलब इनमें से ऐसा नहीं है जो थोड़ा बहुत ऐसा हो कि हाँ इसको देखें या ना देखें, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी जितने भी हैं सब अपने आप में एक से बढ़कर एक है। इसीलिए बता रहे हैं भैया, एक भी ऐसा मत, इसीलिए हमने इनको छांट कर अलग से अच्छे से लिखा है। अगला है नाग। तो भाई नाग का मतलब क्या होता है? एक तो होता है सर्प, और एक नाग का मतलब होता है हाथी। ठीक है, एक नाग सर्प हो गया, हाथी। ये एक देश भी है। ठीक, इतना याद रखना। ये सब क्या हो जाएंगे भैया? आपके अनेकार्थी वाले। चलिए नोट कर लीजिए इनको भी। हो गया ना? आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं भैया अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला। इसमें भी दो रहेगा, दोनों करना होगा, क्योंकि 2 नंबर का रहेगा, एक एक नंबर का आएगा ऐसे। जैसे 1 नंबर का ये हो गया, 1 नंबर का ये हो गया। ठीक है, ऐसे करके रहेगा। ठीक है, एक एक नंबर का। जैसे दिया है पीने की इच्छा रखने वाला, पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे? विकल्प है प्यासा, तृषित, पिपासा, पिपासु। तो भैया सही विकल्प क्या हो जाएगा? पिपासु हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जो वंदना करने योग्य हो। जो वंदना करने योग्य हो उसे अपन क्या बोलेंगे? तो भैया वंदनीय, पूजनीय, सम्माननीय, आदरणीय। तो जो वंदना करने योग्य है वंदनीय कहेंगे। अगर पूजने योग्य कहता तो पूजनीय कहते, सम्मान करने योग्य होता सम्माननीय कहते, और आदर करने योग्य होता आदरणीय कहते। तो यहां से आपके 4 प्रश्न तैयार हो गए। आई बात समझ में? चलिए भैया, अब उसके बाद हम बहुत सारे ऐसे करवा दे रहे हैं। यहां पर कोई विकल्प नहीं रखेंगे, इससे ये होगा कि आपके दिमाग में एकदम फटाक से आ जाएगा। जैसे आएगा क्वेश्चन जिसके समान कोई दूसरा ना हो, तो आपके दिमाग में आ जाएगा सर ये हमने पढ़ा है। तो आप विकल्प में फटाक से आंसर ही ढूंढोगे, आपको जहां मिलेगा वही सही करोगे। नहीं तो 4 विकल्प होता है, उसमें कंफ्यूजन होता है। इसीलिए इस तरह से बताएंगे अपन। ठीक है ना? इस तरह से बताने से यही फायदा है कि भैया आपके माइंड में फटाक से वही आंसर आएगा। चलिए, जैसे पहला है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी जिससे के जैसा कोई और दूसरा हो ही ना, उसे बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं? अद्वितीय बोलते हैं। जिसके समान कोई दूसरा हो ही ना, अद्वितीय कहा जाता है उसे। नेक्स्ट भैया, जो जाना जा मतलब जो जाना ना जा सके, अज्ञेय। ठीक है, जिसे जाना ना जा सके या जो जाना ना जा सके उसे अज्ञेय कहा जाता है। ठीक है, जिसे जाना ना जा सके, ठीक, या जिसके बारे में जाना ही ना जा सके। नेक्स्ट है जिसे कोई जीत ना सके, उसे क्या कहेंगे भैया? उसे अजेय कहेंगे। ठीक, ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ा है डोंट वरी, हम है ना। जिसे भाई कोई जीत ना सके वो अजेय होता है। अगला है कि जो कभी जन्म नहीं लेता या जो कभी जन्मा ही ना हो, ठीक, अजन्मा हो जाएगा। अजन्मा, जो कभी जन्म ही ना लिया हो अजन्मा होगा। ठीक है, अगला जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, अजात शत्रु। क्या होता है भैया? अजात शत्रु होता है। जिसका कोई शत्रु ही ना पैदा हो, ठीक है, उसे अजात शत्रु कहा जाता है। नेक्स्ट, जो अधिक बोलता हो, जो अधिक बोलता हो वो क्या होता है? वाचाल। ठीक, और आपसे एक प्रश्न है कि जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? भाई कमेंट करिएगा, जो कम बोलता है उसे क्या कहते हैं? भाई जो अधिक बोलता है तो हमने बता दिया वाचाल। अब जो कम बोलता है क्या कहते हैं? बहुत बार करवाए हैं प्रैक्टिस सेट में, अब आपको उसका आंसर देना है। पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लो। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अगला है, आगे और भी हैं। देखिए भैया, अगला क्या है? कह रहा है कि जानने की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। अभी देखिए, इसके पहले एक देखा है, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु।
अगला कह रहा है पीने की इच्छा रखने वाला, आ तो गया भैया, इसमें फिर से वही चीज एक बार, पिपासु। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं कि उपकार को मानने वाला, यानी जो किए गए उपकार को माने, उसे क्या बोलते हैं? तो कृतज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कृतज्ञ कहते हैं भैया, जो किए गए उपकार को मानता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अगला है, एक मिनट, अगला है कि उपकार को ना मानने वाला, यानी जो किए गए उपकार को ना माने, उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे कृतघ्न। उसे कहेंगे भैया कृतघ्न। कृतज्ञ और कृतघ्न दोनों में थोड़ा अंतर है, इतना याद रखना। ठीक, यहां जो उपकार को मानता है वो कृतज्ञ है, जो नहीं मानता है कृतघ्न है। ठीक है, याद रखना, पीछे ना लगा होगा कब? जब ना माने, तो ना माने से पीछे ना वाला रहेगा, इतना याद रखना। अगला, ईश्वर में विश्वास रखने वाला, यानी ईश्वर में जो आस्था रखता है, विश्वास रखता है, उसे क्या कहेंगे? आस्तिक। और जो नहीं रखता है तो उसे क्या कहेंगे? नास्तिक। है ना, इतना याद रखना। और अगला, जो सब कुछ जानता हो, उसे क्या कहेंगे भाई? उसे सर्वज्ञ कहेंगे। ठीक है, तो जो सब कुछ जानता हो तो वो सर्वज्ञ। ठीक, और जो भाई क्या है, बहुत कुछ जानता हो, बहुज्ञ। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ। तो इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए भैया। हो गया ना, आगे चलते हैं। आगे अब आ जाते हैं वाक्यों में त्रुटि। भाई ये त्रुटि वाला है, करवा दे रहे हैं भाई, इसमें भी 2 नंबर का आएगा। 2 को कहेगा शुद्ध करके लिखो। जैसे पहला है, कह रहा है एक फूल की माला लाओ, तो भैया इसका क्या हो जाएगा? फूल की एक माला लाओ। फूल की एक माला लाओ। भाई एक फूल की माला थोड़ी बनता है, तो ऐसे शुद्ध कर देना है, फूल की एक माला लाओ। अगला, यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। भाई गाय शुद्ध ही होती है। ठीक है, इसका सही रूप हो जाएगा कि यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, का शुद्ध दूध मिलता है। क्योंकि दूध अशुद्ध अशुद्ध हो सकता है, गाय नहीं, गाय तो शुद्ध ही रहेगी। अगला, रोगी का प्राण निकल गया, नहीं, रोगी के प्राण निकल गए। ठीक है, क्या होगा भैया? रोगी के प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। ठीक है, इस तरह से आपको क्या है, इनको थोड़ा थोड़ा गलतियां होंगी, सुधारना होता है। जैसे इन बातों से तेरे को क्या लेना, क्या लेना देना, तो भाई तेरे को नहीं, ये टपोरी वाली भाषा है, ये तेरे को क्या मतलब, तेरे को क्या लेना, नहीं। तो इसका हो जाएगा इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना, या तुमको क्या लेना देना। अगला है, मंच पर अनेकों नेता उपस्थित होंगे, तो भैया अनेकों नहीं होगा, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद एक बहुवचन है, तो होगा मंच पर अनेक नेता उपस्थित होंगे। तो इस तरीके से ये आपका शुद्धिकरण वाला भी 2 नंबर का आता है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं, इनसे कोई मतलब नहीं भैया, ये तो हर एक स्टूडेंट कर लेगा। अब आ जाएंगे भैया रस में। ठीक है, आपका रस, छंद, अलंकार। तो ये जो रस वाला टॉपिक है बच्चों, 2 नंबर का। कितने नंबर का बबुआ? 2 नंबर का। जैसे अपन इसमें वीर रस देखेंगे, तो देखिए रस कोई भी हो, परिभाषा सेम हूबहू होता है, बस आपको याद करना है। तो क्या है? अस्थाई भाव। ठीक है, जैसे भाई जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से, किससे? उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। देखिए, क्योंकि रस के 4 ही अंग हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और एक अस्थाई भाव होता है। ठीक, ये 4 अंग है। विभाव का मतलब कारण होता है। ठीक, अनुभव यानी जो चीज हम अनुभव करते हैं, अनुभूति होती है। संचारी भाव का मतलब जो भाई शरीर में संचार होता है, यानी जो चीज हम अनुभव करते हैं उससे जो भी भाई वेदनाएं जो या हम बाहर निकाल दें, जैसे आंसू आ जाए, ठीक है, रोंगटे खड़े हो जाना, ये चीज। और उत्साह, ये अस्थाई भाव क्या होता है? अस्थाई भाव ऐसा भाव जो शुरू से अंत तक रहे। जैसे आप भाई भाई वीर रस की बात कर रहे हैं, तो आप जैसे कोई मूवी देखेंगे देशभक्ति, तो शुरू से अंत तक आपके रोम रोम खड़े रहेंगे, यानी देशभक्ति वाली फीलिंग आएगी। आप कोई हॉरर मूवी देखोगे, शुरू से अंत तक आपके अंदर डर का माहौल रहेगा।
कोई कॉमेडी मूवी देखोगे, शुरू से अंत तक आपके चेहरे पर स्माइल रहेगी, ठीक है, हंसी आएगी। तो उसी तरीके का होता है, ये शुरू से अंत तक अस्थाई भाव बने रहते हैं। तो यहां पर वही चीज है कि भाई परिभाषा तो देख लिया कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, यानी मिलन होता है, तो उत्साह नामक अस्थाई भाव से वीर रस की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जैसे यहां पे एग्जाम्पल भाई दो हमने लिखे हैं बच्चों, बस दो ही याद कर लीजिए। दो एग्जाम्पल यहां आपके सामने लिख दिए हैं कि जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली हिली नहीं जब तक चेतक मुड़ जाता, मतलब तब तक चेतक मुड़ जाता था। ये चेतक घोड़े के बारे में है, ठीक है, युद्ध के दरमियान ये कहा गया। अगला है कि बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक, ये चीज हो जाएगा ना, मतलब इस तरीके से आप, बाकी हमने फिल्मी गाना तिरंगा मूवी का बताया ही है, नहीं याद है वो याद, मतलब उसको लिख दीजिए, ठीक है ना, कि हमको जो करना है वो तो करके ही हम जाएंगे, आने वाले फिर आकर के मौसम नया बनाएंगे। ठीक, मौत फरोशों से कह दो हम उनको अब हम दफनाएंगे, और उनकी उनके नापों का हम वो, मतलब अपनी अपनी नापों का वो खुद ही कफन सिलाएंगे, ऐसा, ठीक है ना। तो वहां पर भी आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि फिल्मी गाने नहीं लिखेंगे, बस सटीक बैठना चाहिए। पता चले आप यहाँ पे आप लिख रहे हो ना, वो ये चांद सा रोशन चेहरा, आंखों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों में चश्मे का पहरा, तो भैया पता चले गाना वो लिख रहे हो, तो यहाँ वीर रस है, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक, वो सटीक बैठना चाहिए उस पे, इतना याद रखना। ठीक, तो ये हो जाएगा भैया वीर रस में। अगर इसी में भाई करुण आ जाता तो पूरा सेम लिखते हैं, जब विभाव अनुभाव संचारी भाव का संयोग होता है, तो भाई करुण वाले में क्या जाता है, शोक नामक अस्थाई भाव से करुण रस की उत्पत्ति होती है। तो भाई बदलेगा यहां तो केवल अस्थाई भाव, बाकी परिभाषा बच्चों सेम। ठीक है, नोट कर लीजिए बबुआ। चलिए देखते हैं, जैसे आ गया हास्य रस। हास्य रस, इसमें भी देखिए हमने बताया ना, सेम परिभाषा रहेगा चाहे जो भी रस हो। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, तो हास नामक अस्थाई भाव से हास्य रस उत्पत्ति, क्योंकि हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, हास है। ठीक है, तो जैसे यहां पर देखिएगा भाई, यहां पर क्या है कि हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। यानी किसी व्यक्ति के पूरे यहां पर भाई, जैसे कॉमेडी मूवी आप देखते हो तो भैया रंग रूप, भैया हेरा फेरी में क्या है, बाबू राव का स्टाइल क्या है, ये बाबू राव का स्टाइल है ना, पकड़ राजू यानी देखा होगा ना भैया, किस तरीके से एक्टिंग करता है, कैसे झुक कर वो चलता है बाबू राव। चश्मा, परेश रावल जी चश्मा किस तरह से लगाए होते हैं, तो उनके एक्टिंग, यानी उनके पूरे मतलब दृश्य को ही देख, इनके पूरे शरीर की स्ट्रक्चर को ही देख करके मजा आता है, उनका फिट भी बैठता है, एकदम झुक कर जो चलते हैं, हंसी आती है। तो वही चीज एक व्यक्ति के बारे में यहां कहा गया कि हाथी जैसी देह, यानी हाथी जैसी शरीर हो जाए, और गैंडे जैसी खाल, खाल जो है शरीर की गैंडे जैसी, और खरबूजे सी खोपड़ी, यानी खरबूजे की तरह बड़ी बड़ी खोपड़ी हो, और मतलब तरबूजे सी खोपड़ी हो, और खरबूजे से गाल, यानी यूं बड़े बड़े गाल निकल आए, तो ऐसे आदमी को अगर आप एक बार देखोगे तो भाई अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे। ये हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा जैसे हमने एक रखा है, सिर पर गंगा हंसे, भुजन में भुजंगा हंसे, और हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो भाई ये क्या है, ये जब शिव जी का विवाह उसके बारे में है, तो भाई वहां पर क्या हंसी का पाठ, हंसी के पात्र वो बने थे कि जब उनकी बारात निकली थी तो सिर पर गंगा हंसे, यानी उनके सिर पर जो गंगा जी निवास करती हैं, जब निकल रही थी तो लोग देखकर हंस रहे थे। और भुजन में भुजंगा हंसे, और जब उनकी भुजाओं में सांप लिपटा हुआ था तो लोग देख करके बड़ा विचित्र हो गए, भाई हंसने लगे कि ये कहां से अघोरी आ गए, एकदम अलग ही लुक है। और हास ही को दंगा भयो, यानी लोग हंस हंस के उनका बुरा हाल था, यानी मतलब बहुत ज्यादा वहां पे दंगा भयो, दंगा का मतलब वही बहुत ज्यादा हंसी के पात्र बने, बहुत ज्यादा भगदड़ में इसे देखने में लोगों की भीड़ उमड़ी। और नंगा के विवाह में, यानी क्या है कि शिव जी जो थे पूरे तरह से, भाई जाहिर सी बात है आधे शरीर पर वस्त्र थे, आधा पूरा शरीर अर्धनग्न था। तो भाई ऐसी स्थिति में जब वो विवाह में निकले हैं और ऐसे स्थिति में निकले हैं, तो लोग क्या है हंसी मजाक उड़ाएंगे कि भाई ये किससे शादी, मतलब किससे
इनकी शादी करवा रहे हैं कि एकदम से अघोरी की तरह इनका लुक ही है, तो वो है। ठीक है, हास्य रस का। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों। अगला देखते हैं। अब आ जाएंगे भैया अलंकार में। ठीक है, वहां पे ध्यान देना, रस दो रहेंगे अथवा में करके आएगा, एक करना होगा बच्चों, इतना याद रखना। ये भी 2 नंबर का आएगा भैया। अलंकार में जैसे आपका 2 देगा, इसमें भी 2, और अथवा में रहेगा दोनों, एक करो आपकी मर्जी। जैसे भाई यहां अनुप्रास अलंकार को देखते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार। मतलब कोई ऐसा चीज भाई, कोई ऐसा व्यंजन जो बार बार आए, बार बार, तो वहां पर होता है अनुप्रास। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं भैया हमने, कि तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। तो बच्चों इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, ता। तो भैया यहां पर किसकी आवृत्ति बार बार हुई है? ता की। तो यहां पर क्या है? अनुप्रास अलंकार, ऐसे पहचानना है। अगला है भैया, पके पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। ठीक है, मूवी में भी सुना होगा। यहां पा 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 और पा, तो भैया यहां पा की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रघुपति। ठीक, रघुपति राघव राजा राम। तो यहां पर अगर आप देखिए, रा की आवृत्ति बार बार हुई है, तो मतलब यहां रा की आवृत्ति हुई है। तो भैया ये इससे हम इसी तरह से पहचानते हैं। ठीक, अगला है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो भैया यहां पर भी देखें तो चा व्यंजन की आवृत्ति हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से भैया हम पहचानेंगे कि अनुप्रास अलंकार है। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब अगला एक और अलंकार देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा। क्योंकि एक ही नहीं बताएंगे, हम खुद 2 बता रहे हैं, बाकी और इसके पहले तो बताया है ना, आपको याद होगा भैया, यमक हो गया, रूपक हो गया, वो और भी एग्जाम्पल हमने उपमा वगैरह अलग वीडियो में करवाया भी है। ठीक है, तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जहां उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी। अब देखिए उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाए। उपमान क्या है? जिससे तुलना की जाए। जैसे हमारी तुलना अगर आपसे की जाए तो हम उपमेय हैं और आप उपमान हैं। ठीक है, तो उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए भी, यानी जानते हुए भी उनमें क्या है भैया, कहां गया, हाँ, जानते हुए भी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यानी उसकी संभावना की जाए। ठीक, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और इसमें मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु आदि वाचक शब्द इसमें आते हैं। ठीक है, यानी जहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा उसमें मनु मानो जनो, मतलब जनु जानो मनहु जनहु, ये शब्द जरूर आएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल उठा लिया कि पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। ठीक है, तो यहां मानो शब्द आ गया कि नहीं, ऐसे ही पहचानते हैं। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, अगर आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार याद कर लो। जैसे अगला है कि उस काल, जैसे उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो भैया इसमें भी मानो शब्द आया है। ठीक है, इस तरह से क्या है आपको याद करना, मतलब ये कोई एक जरूरी नहीं भैया आप 3 याद करो, 4 याद करो, नहीं, आपको केवल एक एग्जाम्पल लिखना, यही तो अच्छी बात है। इसके पहले जैसे हमने अलंकार में बता दिया कि आपको भी 4-4 5-5 एग्जाम्पल, नो, आपको केवल एक एग्जाम्पल लिखना है, तब तो आप लिख सकते हो। जल्दी से नोट कर लीजिए भैया। चलिए अगला देखते हैं भैया। अगला है छंद। क्योंकि रस हो गया, अलंकार हो गया, अब बचता है छंद। ये जो छंद होगा ये भी 2 नंबर का। अब छंद में तो कोई याद करो या ना करो, याद एक चौपाई याद कर लो बस, बाकी दोहा, भाई सोठा, आपका दोहा का उल्टा सोठा होता ही है। तो भैया चौपाई याद कर लो। चौपाई क्या है? तो चौपाई एक सममात्रिक छंद होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। कितने? 4 चरण।
और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं यानी 16 मात्राएं होती हैं। चरणों के अंत में जगड़ और तगड़ होने से इनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है और इनके अंत में यानी जो यति होते हैं मिलते जुलते हैं, यानी उनका उच्चारण एक जैसा। जैसे है कि बिनु पग चलई सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बढ़ता बढ़ जोगी। तो भैया देखिए यति का मतलब विराम, तो लास्ट में देखिए आप काना नाना भोगी जोगी, यानी काना तो ना ना और यहां पर नाना, दो काना नाना और भोगी जोगी, तो भैया पीछे मिल रहे हैं ना उच्चारण पढ़ने में। तो यहां पर भाई चरण 1 2 3 4 चरण होगी। अगर आप देखें तो प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होना चाहिए। ये जैसे जैसे छोटी ई की मात्रा छोटा की मात्रा वो एक गिना जाता है, तो यहाँ एक मात्रा, यहाँ एक मात्रा, यहाँ एक मात्रा, यहाँ एक मात्रा, यहाँ 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 एक एक मात्रा, इसमें भी एक एक मात्रा, यहाँ पर भी एक मात्रा, ये दोनों गुरु हैं या दीर्घ कह लें। अब गिनिए यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16, तो भैया 16 मात्राएं इसी तरह से। और हाँ एक चीज ध्यान देना, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं क्या सर इसमें ऐसे मात्रा सब में दर्शाना पड़ेगा, तो जवाब है हाँ बिल्कुल दर्शाना पड़ेगा आपको। इसी तरह पूरे में भैया इस तरह से जैसे हमने लिखा है पूरे में बच्चों आपको ऐसे मात्रा के साथ बबुआ मात्रा के साथ दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। तो भैया इसमें भी कितना 16 मात्राएं पूरा मात्रा के साथ दर्शाना पड़ेगा, नहीं तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। ऐसे दर्शाना पड़ेगा। इसी तरह से इसमें भी आपको तो पूरा का पूरा ऐसे दर्शाना होगा, सब में 16 मात्राएं रहेंगी, ठीक है। किसमें चौपाई में, तो मात्रा दर्शाना होगा, इतना याद रखना, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए भैया, ठीक। बहुत सारे और भी एग्जाम्पल, जैसे आपको ये ना याद हो, मान लेते हैं दिमाग से उतर जाता है, तो आप और भी याद कर लीजिए भाई। सबसे जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, सबसे अच्छा है, ठीक है, उसको याद कर लो। नहीं इसी तरह का एक और है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करई बिनु नाना, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गहे घ्राण बिनु वास असेखा। तो भैया और भी है, नहीं तो हनुमान चालीसा वाला जो है 4 लाइन वो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है, तो कोई भी लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं भैया। अगला जो आपका टॉपिक है वो है बच्चों भाई पत्र लेखन वाला। ये टॉपिक आएगा भैया कितने नंबर का प्यारे बच्चों, 6 नंबर का। कितने नंबर का भैया, तो 6 नंबर का। 6 नंबर बहुत होते हैं। क्वेश्चन है कि बैंक के शाखा प्रबंधक को पुस्तक एवं लेखन सामग्री की दुकान खोलने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए आवेदन पत्र, ठीक, यानी क्या है आपको, क्या है भैया, बैंक से थोड़ा लोन चाहिए, यानी क्या है ऋण चाहिए, कर्जा चाहिए, दुकान खोलना है, ठीक है। अब यहां पर पुस्तक और लेखन सामग्री की ही दुकान नहीं, यहां कभी बोल देगा होजरी की दुकान, कभी कह देगा कि आपको कोई व्यवसाय करना है उसके लिए दुकान खोलना है, यानी कोई व्यवसाय करना है। तो भैया उससे नहीं मतलब कि केवल पुस्तक और लेखन सामग्री आ जाए, नो बच्चों, कोई भी व्यवसाय के लिए आ जाए सेम हूबहू लिखना है, बस लास्ट में आपको एक लाइन बदलना है, कहां बदलना है हम बताएंगे भी। तो शुरू करेंगे भाई, लिखना इस तरीके से है, सेवा में, जैसे आप लिखते चले आए हैं भाई, लिखते हैं प्रार्थना पत्र कि श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बड़ौदा, या फिर हमने बताया ना जैसे क्या है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कुछ भी लिख दो, पंजाब नेशनल बैंक चाहे जहां, ठीक है, प्रयागराज आप जहां से है वहां का लिख दीजिए। फिर विषय क्या है, ऋण प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र, ठीक। फिर लिखेंगे महोदय जी, शुरुआत करेंगे बच्चों, जस्ट इसके नीचे से नहीं लिखना, बगल से थोड़ा, कि सविनय निवेदन है, लिखेंगे भैया सविनय निवेदन है कि मैं का खागा, ठीक है, प्रयागराज का एक निवासी हूं, मैं आपके बैंक में पिछले 6 वर्षों से एक खाता धारक हूं, खाता क्या हूं, धारी हूं, ये खाता धारक हूं, चाहे जो लिख दीजिए। मैंने प्रयागराज विश्वविद्यालय से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है, यानी अभी तक मुझे कोई किसी रोजगार की प्राप्ति नहीं हुई है। सूत्रों से पता चला है कि आप मतलब विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आपका बैंक बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक ऋण प्रदान कर रहा है,
यानी 1 लाख रुपए तक ऋण दे रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर रकम और कम भी कर सकते हैं, 80,000, 50,000, ऐसा भी कोई दिक्कत ना, इससे ज्यादा मत कर देना कि 5 लाख चाहिए। ठीक है, अतः इस संदर्भ में मुझे आवश्यक दस्तावेज भरवा कर उक्त राशि प्रदान करने की महान कृपा करें। ठीक, ताकि मैं पुस्तक और लेखन सामग्री की दुकान खोल सकूं। अब समझिएगा, हमने बताया ना, जो विषय कहेगा, अगर जैसे कहेगा कि व्यवसाय हेतु, तो यहां लिखेंगे ताकि मैं व्यवसाय कर सकूं, या फिर कहेगा जैसे यहां पर मुर्गी पालन के लिए, तो लिखेंगे ताकि मैं मुर्गी पालन का व्यवसाय कर सकूं। फिर जैसे बोल देगा कि होजरी की दुकान, यानी जो होते हैं ना जैसे विषाद खाना वगैरह वो चीज, तो यहां पर लिखेंगे ताकि मैं होजरी की दुकान खोल सकूं। तो यहां जो भी टॉपिक बदलेगा वही चीज यहां केवल बदल देना है, जहां हमने पुस्तक और लेखन लिखा है बस। और खुद के पैरों पर खड़ा हो सकूं। ठीक, सबसे नीचे लिखेंगे अतः आपसे सादर अनुरोध है कि मुझे ऋण देने की महान कृपा करें। मैं ऋण के पैसे प्रत्येक महीने सुनिश्चित ब्याज की दर से चुकाता रहूंगा, मतलब मैं टाइम टू टाइम ब्याज देता रहूंगा। दिनांक में आप कुछ यहाँ दिनांक तारीख डाल दीजिएगा, एकदम एग्जैक्ट डेट मत डालिएगा वहां। और उसके बाद प्रार्थी में आपने बताया ना का खा गा, ठीक है, जो नाम यहाँ पर आप डाले हैं वही चीज वहां लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से भैया आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र वाला टॉपिक। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इतना जरूर कहेंगे बबुआ फिर से एक बार कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए भैया इग्नोर मत करना। ठीक है, आता है 100% फिक्स है, चाहे जिस भी सेट में आए, लेकिन श्योर है। हो गया ना। चलिए अब उसके बाद देखते हैं आपका बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए निबंध कौन कौन से। भाई निबंध आपके जो हैं महत्वपूर्ण वाले कौन है। ठीक, बस इसके अलावा आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई 5 से 6 टॉपिक पर निबंध वैसे भी आता है, तो किसी एक पर वैसे भी निबंध हम रट थोड़ी ना सकते हैं। हम अच्छे से लिखने का तरीका क्या है वो जान ले बस, और हमने बताया है, फिर से लाएंगे वीडियो, टेंशन नहीं। तो निबंध कौन कौन से हैं महत्वपूर्ण में, सबसे पहला विद्यार्थी और अनुशासन। ठीक, अगला भारतीय किसान समस्या और समाधान। नेक्स्ट है बेरोजगारी समस्या और समाधान। अगला है भ्रष्टाचार कारण और निवारण। देखिए जो चीजें अभी चल रही हैं ट्रेंडिंग में, अक्सर टारगेट भी वही होता है, क्योंकि इन सबसे भैया देश जूझ रहा है कहीं ना कहीं। अगला है पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, क्योंकि अगर देखें भारत की किसान और भाई समस्या है, अनुशासन का भाई कमी हो रही है, अनुशासन की, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण में देख ही लो क्या हाल है भाई, भारत में क्या हाल है। तो ये सारी चीजें इसीलिए ज्यादा से ज्यादा दिया जाता है, ताकि बच्चे इस टॉपिक को पढ़ें समझें क्या कुछ किया जा सकता है। ठीक, अगला है आधुनिक शिक्षा प्रणाली। नेक्स्ट है मेरा प्रिय साहित्यकार और दहेज प्रथा। इसके साथ ही साथ एक और आता है भाई, जैसे आपका हो गया आतंकवाद, और साथ ही साथ विज्ञान वरदान और अभिशाप। ठीक है, तो इन पर मतलब एक बार जरूर फोकस करना पड़ेगा, चाहे थोड़ा प्रैक्टिस करके वैसे लिखिए, बना बना कर लिखिए। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है मिलती जुलती, जैसे ये हो गया भाई बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ठीक है, आतंकवाद, हमने बताया ना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका स्वयं हूबहू मिलता रहेगा। तो ये ऐसे महत्वपूर्ण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट भैया आपके निबंध के टॉपिक हैं, जिनको आपको अच्छे से देखना है। बाकी नहीं समझ में आता कैसे लिखा जाता है, तो हमने बताया ना, हम हैं, हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इनको भी स्क्रीनशॉट थोड़ा कर लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सबको ये टॉपिक सारे के सारे बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। वीडियो पसंद आई हो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।